हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डी के क्लास एंड अपडेट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं क्लास नंबर 3 की। ठीक है, जिसमें कि हमने क्लास 1 में हमने देखा था मेजरमेंट, दूसरे में हमने देखा था मोशन और तीसरे में हमने देखा ग्रेविटेशन। चौथा में बात करता हूँ शक्ति यानी पावर की। ठीक है, तो फटाफट रिवाइज करते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पावर। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखिए पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए पावर लिखा है। ठीक, तो हम देखते हैं पावर होता क्या है, उसका मात्रक क्या होता है, उसके कुछ फार्मूले होते हैं, वो सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए पावर किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य प्रति इकाई समय को शक्ति कहते हैं। और शक्ति बराबर होता क्या है, किया गया कार्य बटे लिया गया समय, यानी किया गया कार्य बटे लिया गया समय। तो किसी वस्तु को किसी चीज को कार्य करने में, ठीक है, कोई वस्तु है, अगर उसको एक जगह से दूसरे ले जाने में वो मेरा कार्य है, उसको ले जाने में जितना समय लगता है उसको रेशियो को ही हम बोलते हैं शक्ति। तो शक्ति यानी पावर पी को डिनोट करते हैं पी से। उसके बाद कार्य को डब्ल्यू से, टी को टाइम से, यानी पी बराबर हो गया हमारा डब्ल्यू बाई टी। ठीक है, डब्ल्यू बटा टी। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, यानी इकाई का मतलब होता है मात्रक, इसका इकाई मात्रक होता है वाट, यानी शक्ति का मात्रक होता है वाट। मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था, बट यहाँ से फिर रिवाइज कर लीजिए। इसको हम जूल पर सेकंड से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं अगर लिखा रहेगा तो अगर पूछा कि पावर यानी शक्ति का मात्रक क्या है, तो अगर वहाँ लिखा है ऑप्शन में जूल पर सेकंड, ठीक, तो वहाँ पे भी हम टिक कर सकते हैं। ठीक, यह एक स्केलर क्वांटिटी राशि है। स्केलर का मतलब क्या है, यह एक अदिश राशि है। ठीक, मतलब कार्य किसी भी दिशा में किया जा सकता है। ठीक, और पहला नेक्स्ट पॉइंट है, एक वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट, 1 किलोवाट बराबर होता है 10 की घात 3 वाट। 10 की घात 3 वाट यानी 1000 वाट। ठीक, 1 किलो में। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की घात -3 वाट। ठीक, 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की घात 6 वाट। 1 वाट सेकंड बराबर होता है 1 जूल। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एमसीक्यूज में, 1 वाट सेकंड बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर होता है। यहाँ नेक्स्ट है 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर बराबर, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार लगा लिए, पेपर में हमेशा पूछता है, या न्यूमेरिकल लगाएंगे तब भी आपका आता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। ठीक, 1 किलोवाट घंटा बराबर है 3.6 × 10 की घात 6 जूल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा शक्ति से। नेक्स्ट है बल आघूर्ण पॉइंट है। यह एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण यानी टाउ बराबर होता है, टाउ से डिनोट करते हैं बल आघूर्ण को। टाउ बराबर होता है एफ आई, ठीक, एफ एल, जिसका इकाई होता है न्यूटन मीटर। आयामी का सूत्र इसका होता है m/2 ठीक है, जहाँ पे यम क्या है हमारा द्रव्यमान यानी भार से डिनोट करते हैं, यल हमारा लंबाई, टी से हमारा होता है सेकंड। मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया मैंने। ठीक, नेक्स्ट, किसी वस्तु पर बल की घूर्णन प्रभाव को बल आघूर्ण करता है, यानी अगर कोई वस्तु है, अगर ये यहाँ से रोटेट करता है, इस पर जो कार्य किया गया उसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण। वेव मोशन नेक्स्ट चैप्टर है, यानी टॉपिक है वेव मोशन यानी तरंग गति। तरंग एक व्यवधान है जो किसी माध्यम के कणों में ऊर्जा का संचार करता है। बिना पदार्थ के स्थानांतर के एक तरंग दो प्रकार की होती है। ठीक, एक होता है यांत्रिक तरंग जिसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं, एक होता है वैद्युत चुंबकीय तरंग जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, अब हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग यानी लैग्निट्यूडनल वेव और अनुप्रस्थ तरंग को क्या होता है। लैग्निट्यूडनल वेव मतलब माध्यम में कणों का कंपन तरंग प्रसार की दिशा के समांतर होता है। उदाहरण है स्प्रिंग, ध्वनि, वाव आदि। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, ट्रांसफॉर्म, ये हमारा था एलॉन्ग डायरेक्शन बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जिस तरफ हमारी कोई वेव जा रही हो उसी तरफ ये हमारी लगती है। ठीक है, उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक, मध्य में कणों का कंपन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है, अगर यहाँ पे कोई चीज जा रही है, कोई वेव जा रहा है, तो इसी के लंबवत पड़ती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। इसके उदाहरण देखिए, प्रकाश तरंग, जल की सतह पर तरंग। ठीक, शक्ति क्या होता है यानी एम्पलीट्यूड, यह तरंग के उच्चतम विस्थापन यानी केंद्र या मध्य स्थिति से अधिकतम दूरी को कहते हैं। ठीक, अर्थात ध्वनि की तीव्रता की निर्धारित यही करता है। इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछता है कि ध्वनि की तीव्रता को कौन निर्धारित करता है, एम्पलीट्यूड करता है या वेवलेंथ करती है या फ्रीक्वेंसी करती है, यानी शक्ति करता है तरंगदैर्घ्य आवृत्ति। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, काफी बार, तो हमें नोट कीजिए नोट्स में कि ध्वनि की तीव्रता को कौन निर्धारित करती है,
तो शक्ति से निर्धारित होता है। ठीक, नेक्स्ट है तरंग दैर्घ्य क्या होता है, यानी वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। यह वह दूरी है जो तरंग के दो क्रमागत समान चरण वाले बिंदुओं के बीच होती है। ठीक, ऐसे डिनोट करती हैं इसको। ये होता है तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी, किसी कण के प्रति सेकंड पूर्ण होने वाले कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति यानी एफ बराबर 1/टाइम यानी समय आवर्त। ठीक, ये हो गया हमारा आवृत्ति। देखिए इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में नहीं बता रहे, बस आपको रिवाइज करके कि एमसीक्यूज लगा रहे, बाकी डिटेल में हम आपको पढ़े होंगे कहीं ना कहीं से। ठीक, तो यही आशा करके हम सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। तरंग की चाल v बराबर होती है आवृत्ति यानी एफ इंटू तरंग दैर्घ्य। ठीक, तरंग की चाल v बराबर होता है आवृत्ति यानी एफ इंटू लेमडा। ठीक, तरंग दैर्घ्य को लेमडा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा, वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, यह तरंगे प्रकाश की चाल से चलती हैं, जिसका मान होता है c बराबर, प्रकाश की चाल c से डिनोट करते हैं, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इनके प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। ठीक, पूछता है विद्युत चुंबकीय तरंगे किस तरह से प्रवाह करती हैं, तो ये निर्वात में प्रवाह करती है, ना कि ये हवा में, ना कि ये सॉलिड में, मतलब ठोस में, ना ये पानी में। ठीक, तो नॉर्मल है, निर्वात में चलती हैं। नेक्स्ट, यह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। पूछता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, इंपॉर्टेंट है, ये है अनुप्रस्थ तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी होती है, पूछता है ऑप्शन में, 10⁻⁻4 से 10⁻4 मीटर। ठीक, इसको नोट कीजिएगा यहाँ से। उदाहरण है इसके प्रकाश, ऊष्मा और एक्स किरणें। ऊर्जा ई बराबर होता है एच एफ। ठीक, इसको नोट कीजिएगा, ऊर्जा पूछता है, एनर्जी ई बराबर होता है एच एफ। इसका प्लैंक कांस्टेंट होता है, मान होता है एच बराबर 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट है कैथोड किरणें, कैनाल किरणें यानी अल्फा किरणें, बीटा किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। देखिए कौन कौन से नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बस आपको लग रहा होगा बोरिंग टाइप पर, लेकिन रिवाइज करेंगे आपको एक एक पॉइंट यहाँ से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, यानी इतनी जितनी चीजें ये हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा अल्फा बीटा गामा, गामा क्या है, ये हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ऐसा पूछता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया गामा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं, सॉरी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं गामा वल्ली। बाकी अल्फा बीटा कैथोड किरणें कैनाल किरणें ये हमारी होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये नहीं होती हैं। ये होती है गामा, हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने आपको बता दिया पीछे। ठीक, और कैपलर वाला ये भी मैंने बताया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स यानी बल। ठीक, इसके बारे में हम देखते हैं डिटेल में। बल क्या है, यह एक खींचने या धकेलने की क्रिया है जो किसी पिंड की स्थिति या गति की दिशा बदल सकती है। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप खड़े हैं मान लीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, ये मान लीजिए एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक, ये क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे हो, ये यहाँ से यहाँ बदल गया। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पे जो कार्य किया गया यही हमारा कार्य होता है, यानी जो यहाँ से किसी वस्तु को डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ से यहाँ किया गया उसको बोलते हैं बल। ठीक, या खींच भी सकते हो, फेंक भी सकते हो, यहाँ से दूर से अपने पास से कर भी सकते हो। ठीक, और ये इसमें डायरेक्शन भी यहाँ से इधर भी कर दिए, मान लीजिए यहाँ पे ईस्ट था, यहाँ पे वेस्ट भी कर दिए, नॉर्थ में कर दिए, साउथ में कर दिए, कहीं भी कर दिए, किसके माध्यम से, एक बल के माध्यम से। ठीक, वही हमारा बल हो गया। ठीक, और एसआई मात्रक न्यूटन, एफ बराबर एम में, यानी द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक, गति का मात्रक होता है न्यूटन, सॉरी बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी एफ बराबर एम ए। एम क्या है हमारा, त्वरण से डिनोट करते हैं, यानी एक्सेलरेशन, ओ सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, एम से मास हो गया हमारा, ए से एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गति के नियम, न्यूटन के नियम। 3 नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। पहले नियम की हम बात करते हैं और उसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक पिंड अपनी विरामावस्था यानी विश्रामावस्था जो भी आप कह सकते हैं, या एक समान गति की स्थिति में बना रहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। अगर कोई वस्तु यहाँ पे रुकी है तो यहीं रुकी रहेगी तब तक जब तक इस पर कोई बल कार्य नहीं किया जाएगा। इसको बोलते हैं हम प्रथम नियम, किसका, न्यूटन का गति पृथक नियम है ये।
इस नियम को यानी प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट कीजिएगा। कई बार क्वेश्चन में मतलब 100 से ज़्यादा बार, ये 100 पेपर से ज़्यादा बार ये एमसीक्यूज में पूछा गया, और 100 से ज़्यादा बार खास करके यूपी पेट, यूपी टेट और यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी सब में ये क्वेश्चन पूछा गया। आज तक आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, पीवाईक्यू में जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब जड़त्व क्या होता है? जड़त्व यानी इनर्शिया वह गुण है जिसके कारण कोई पिंड अपनी विराम अवस्था यानी विश्राम अवस्था या एक समान गति की स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है। जड़त्व 3 प्रकार का होता है, विश्राम, गति, दिशा। अब समझिए जड़त्व क्या है। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आपका मन नहीं करेगा यहाँ से उठने का। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपका, अगर जब तक आपके पैर दर्द नहीं होंगे, आपको कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपका मन नहीं करेगा, तब तक आप नहीं जाओगे। तो जो चीज़ आपको रोकती है यहाँ से वहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ मूवमेंट होने में, वही जड़त्व कहलाती है। अगर आप चल रहे हैं तो चलते ही रहने का मन करेगा। मतलब एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि आपको रुकने का मन नहीं करेगा, लेकिन अगर आप सोचते हैं यहाँ चले, फिर यहाँ से चले, अरे थोड़ा सा दूर है, यहाँ पहुँच ही जाने वाले, चलते रहिए, तो यह रोकने का प्रयास करती है। मतलब उसी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है जिस चीज़ में जो हमारा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखी हुई है। ये 3 प्रकार की होती है, विश्राम, गति और दिशा। ठीक। उदाहरण है, यदि कोई व्यक्ति चलते हुए कार में आगे की ओर गिरता है जब कार अचानक रुक जाती है। ठीक। ये हमारा जड़त्व का उदाहरण है। नोट, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है। नेक्स्ट पॉइंट, कालीन पर पड़ी धूल को छड़ी से मारने पर धूल बाहर निकल आती है क्योंकि उसमें विश्राम जड़त्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से सोचते रहिए, सुनते रहिए बस। यदि हम फुटबॉल को किसी पत्थर पर मारे तो फुटबॉल रुक जाती है। यदि हम फुटबॉल को किसी पत्थर पर मारे तो फुटबॉल रुक जाती है, परंतु पत्थर जिसमें समान बल होने के कारण विश्राम जड़त्व में होता है। बट वो प्रयास करती है, लेकिन अपने भार के कारण वह बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि जो बल लगाया गया है उसके समकक्ष, उसके बराबर नहीं भार लगाया गया, इसीलिए वो मूवमेंट नहीं करती, यानी वो रोकती है अपने आप को। जैसे अपने आप हथेली पे, अभी पास में है, अपने हथेली पे मारेंगे तो एक बार ये पीछे जाने की कोशिश करेगी, अगर आप उस बल से लगाएंगे तो पीछे भी जा सकती है, लेकिन अगर आप उसके बराबर बल नहीं लगाएंगे तो ये अपने आप को रोकने का प्रयास करती है, वहीं रुकने की कोशिश करती है। तो ये हमारे जड़त्व के उदाहरण थे। दूसरा नियम है, द्वितीय नियम, गति का दूसरा नियम, किसी पिंड पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है तथा बल की दिशा त्वरण की दिशा में होती है, यानी F बराबर होता है ma। ठीक। ये दूसरा नियम है। एसआई मात्रक न्यूटन पहले बताया। तीसरा नियम देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, अर्थात प्रत्येक क्रिया के साथ बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अपने हाथ हथेली पे मारेंगे तो क्या ऐसे दोनों हाथ में चोट लगेगी। आप दीवार पे मारेंगे अपने हाथ से, ठीक है, तो यहाँ पे दीवार में भी चोट तो लगेगी नहीं, क्योंकि उसमें फीलिंग्स ही नहीं है, तो आपके हाथ में ही चोट लगेगी। तो वही हमारा क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है। अगर आप किसी चीज़ को प्रेस करेंगे तो दबेगा, अगर नहीं दबता है तो लेकिन वो कोशिश करता है, क्योंकि वो अपोजिट एक बल लगाता है। तो इसी को ही हम एक गति का नियम बोलते हैं, तीसरा नियम। उदाहरण है, जब नाव से नाविक पानी की ओर पीछे ओर धकेलता है तो वह नाव आगे चलती है। ठीक। तीसरा नियम खत्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। प्रारंभिक कथक यानी इनिशियल लॉ, सामान्य कथक, ये तो आपने देख ही लिया यहाँ तक। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तीसरे नियम से रिलेटेड है। क्रिया व प्रतिक्रिया सदैव भिन्न भिन्न पिंडों पर होती है। उदाहरण, जब नाविक नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर धकेली जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है, गोली चलाने पर बंदूक हमेशा पीछे ढकेलती है, क्योंकि उसमें क्रिया प्रतिक्रिया नियम लगता है। ठीक। रॉकेट से गैस बहुत वेग से पीछे की ओर निकलती है जब रॉकेट आगे बढ़ने लगता है, यानी वो पीछे जाता है, वो आगे निकलती है। ठीक। ये हम बता चुके हैं केपलर का नियम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस पिंड का रेखीय संवेग कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसकी इकाई यानी केजीएम मीटर पर सेकंड वही है। पी से डिनोट करते हैं लीनियर मोमेंटम को। पी बराबर एम बी होता है, यानी एक सदिश रूप होता है। एम यानी मास हो गया हमारा, वी हमारा वेलोसिटी हो गया। रेखीय संवेग पी बराबर होता है द्रव्यमान गुणे, यानी एम बी हो गया। ठीक। रेखीय संवेग का संरक्षण ये हमेशा पूछा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एग्जाम्पल पूछा जाता है, किसका है ये?
जब कोई व्यक्ति नाव से तट की ओर कूदता है तो नाव हल्का सा तट से दूर चली जाती है। ये हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। रॉकेट का कार्य संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। ठीक, ये हमारे नियम है संवेग संरक्षण के। ठीक, उसके सिद्धांत क्या है? परिस्थिति में जिसमें बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स शून्य या नगण्य हो, उस स्थिति में कुल संवेग स्थिर रहता है। पहला नियम भी जड़त्व के रूप में ही जाना जाता है। इसके 3 रूप मैंने बताया था, विश्राम, गति और दिशा। ये मैंने एग्जाम्पल बता चुके हैं आपके, कालीन वाला और फुटबॉल वाला। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आवेग, इम्पल्स। अब देखते हैं आवेग क्या होता है। यदि किसी बल का किसी पिंड पर बहुत अल्प समय यानी डेल्टा टी तक कार्य किया जाए तो बल का कार्य तथा समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। बल को यहाँ से डिनोट करते हैं टी को, डेल्टा टी या टी समय को। इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड या न्यूटन और सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। न्यूटन सेकेंड या केजीएम यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्रिकेट के खेलते समय फील्डर हाथ में पीछे खींच कर कैच पकड़ता है, यह एक इम्पल्स का उदाहरण है। कोई व्यक्ति ऊंचाई से कंक्रीट के फर्श पर कूदता है तो उसके पैरों में मुड़कर घुटने टिकाकर चोट को कम करता है। ठीक, ये हमारा इम्पल्स है का एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट है वाहनों जैसे कार, बस, स्कूटर आदि में झटकों को रोकने के लिए शाक अवशोष यानी शाक मैंने साकर लगा होता है, स्प्रिंग समझते हैं। स्प्रिंग आपने अगर नहीं देखा है तो अपनी बाइक में जाइए, आगे आगे देखिए तो पहियों के बीच में एक मोटा सा सॉकर लगा होता है। वो क्या करता है? आवेग, देखिए इम्पल्स का मतलब होता है जो झटके लगते हैं उसको ऑब्जर्व करना, मिनिमम करना, कम से कम। ठीक है, तो मिनिमम करना, कम से कम जो है चीज़ों को दब प्रेस कर लेना, किसी चीज़ को, किसी झटके को, उससे बोलते हैं इम्पल्स। रेलगाड़ियों के डिब्बे में बीच में बफर लगाए जाते हैं ताकि झटकों से बचा जा सके। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां उस पूरे पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर संकेंद्रित माना जाता है। अर्थात पिंड का कुल द्रव्यमान मानो उसी बिंदु पर स्थित है। उसकी क्वालिटीज क्या है यानी गुण क्या है? द्रव्यमान के केंद्र के गुण। किसी पिंड पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान केंद्र पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण का कारण उसके द्रव्यमान केंद्र पर बल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह बराबर यह मैंने बताया ही था, जिसका न्यूटन एसआई मात्रक होता है। यह बल पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। न्यूटन के नियम तो हमने बता ही दिए थे। फार्मूला देख लिए द्रव्यमान के सेंटर ऑफ मास के। m1 मास है, x1 उसकी स्थिति है, ठीक, उस पिंड की। ठीक, मैंने बताया x बराबर m1 x1 प्लस m2 x2। ये फार्मूला आप ऐसे देख सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। ठीक, नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। बस आप सुनते रहिए, बस कुछ विशेष हम डीपली जा ही नहीं रहे, आपको डीपली जाने की जरूरत भी नहीं है। आपको डीपली जाना तो आप ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस जाके वहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे बस मैं आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा, इसके थ्रू बस आपको ओवर आपने कहीं कहीं से पढ़ा है, बस कभी कभी आप भूल जाते हैं, उसको बस रिवाइज करने के लिए इस चैप्टर इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये यूपी पेट के लिए बहुत लाभदायक है और यूपी टेट के लिए तो बहुत है। ठीक, तो आपको वैकेंसी देखनी यूपी पेट, ठीक है, इसी के लिए ये चैप्टर, मतलब मैं बस रिकॉल करा रहा हूँ एमसीक्यू से। बाद में मैं अच्छे एमसीक्यूज ले आऊँगा, लगभग 500 एमसीक्यूज ले आऊँगा। ठीक है, जिसमें सभी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एआई बेस्ड, वो भी किस पे? एआई बेस्ड। आजकल जितने भी एग्जाम है सब एआई बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक, तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 5, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य क्या है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उस बल की दिशा में वस्तु विस्थापित होती है तब कार्य किया जाता है। किसी वस्तु पर बल एफ लगाने से यस दूरी तक विस्थापित होती है तब तक कार्य किया गया, डब्ल्यू बराबर एफ एस। ठीक, डब्ल्यू बराबर एफ एस। इसका मात्रक जूल होता है, मैंने पहले बताया। यह धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो दोनों तीनों होते हैं। अब धनात्मक कैसे होता है, कैसे आप धनात्मक काम किए हैं? धनात्मक कार्य का अर्थ है कि बल विस्थापन की दिशा में लगाया गया है। उदाहरण, जब समतल सड़क पर कर्टन को खींचा जाता है, कर्टन यानी गत्ते को। ठीक, अगर आप यहाँ खड़े हैं, ठीक, अगर इस ऑब्जेक्ट को आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, ये प्लेन है, सरफेस है, ये कोई बॉक्स है। ठीक, अगर आप इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव काम है। अपने अपनी तरफ से ऋणात्मक काम क्या है कि बल विस्थापन की विपरीत दिशा में। अगर आप यहाँ बॉक्स लेकर खड़े हैं, आप यहाँ हैं, तो आप अगर इसको धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे अपनी ओर खींच रहे थे तो पॉजिटिव था, अगर इसको धक्का दे रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं, तो यहाँ पे निगेटिव काम किया गया।
यानी जब गाड़ी की गति को रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाता है तो वहाँ पे ऋणात्मक कार्य होता है। ऋणात्मक मतलब किसी चीज़ को, चलती हुई चीज़ को रोकना, या ये ऋणात्मक, और किसी रुकी हुई चीज़ को अपनी ओर खींचना, उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव। नेगेटिव, रोकना। शून्य, यदि बल विस्थापन के लंबवत हो, या विस्थापन शून्य, मतलब जैसा है तैसा पड़ा रहने दो, जो चल रहा है चलने दो, जो रुका है रुकने दो। ठीक है, वहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ हो गया शून्य काम। जब वस्तु को वृत्ताकार पथ पर समान वेग से चलाया जाता है तथा डोरी के बल लंबवत होता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, इसको डोरी के लंबवत, इसको यहाँ से रोटेट किया जा रहा है, चल रहा है चलने दो, रुक रहा है रुकने दो, उसमें कोई काम ही नहीं हो रहा। ठीक। एग्जाम्पल, जब क्रेन प्लेटफॉर्म पर रखे हुए भार को उठाने का प्रयास करती परंतु वह उठता नहीं है। क्यों नहीं उठता? क्योंकि वो रुकना, उठना ही नहीं चाहता, कोई काम ही नहीं हो रहा है, मतलब वो पड़ा है तो पड़ा रहने दो। नेक्स्ट, एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, यानी ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल है। सीजीएस इकाई में इसका जो है मात्रक अर्घ होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा को सीजीएस प्रणाली में इसकी इकाई क्या होती है, तो अर्घ होता है। ठीक। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा दो रूप में होती है। एक मिनट, मिस हो रहा है क्या कुछ? हाँ, ऊर्जा जो है तीन प्रकार की होती है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, सॉरी, हाँ, ऊर्जा जो है आपकी दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। ठीक है, यहाँ पे निकला था, नीचे मेंशन नहीं किया गया इसका मतलब। तो ऊर्जा हमारी दो प्रकार की होती है, एक गतिज एक स्थितिज। तो सबसे पहले हम देखते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी। यह वस्तु या किसी वस्तु की गति के कारण में उसमें निहित ऊर्जा होती है। के बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल पर्पज से और एमसीक्यूज पर्पज से। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा क्या होगा, जब किसी वस्तु का संवेग 4 गुना हो जाता है। ठीक है, 4 गुना, याद रखिए ये पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि अगर वस्तु का संवेग 4 गुना हो जाए तब वस्तु की स्थिति यानी उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो हो जाएगी 4 गुनी। अगर वस्तु का संवेग 4 गुना हो जाता है तब उसकी गतिज ऊर्जा भी 4 गुना हो जाएगी। नोट कीजिएगा, एमसीक्यूज में अभी अब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वायु की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की को चलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बहते जल की गतिज ऊर्जा का उपयोग जल की चक्की चलाने के लिए किया जाता है, पूछता है। ठीक है, बंदूक से चलाई गई गोली अपने आसपास उपलब्ध गतिज ऊर्जा के कारण लक्ष्य को भेद सकती है। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु क्षैतिज वृत्त में गति कर रही हो तो उसके सभी बिंदुओं पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, समान होती है। नेक्स्ट है यदि वही वस्तु ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रही हो तो काइनेटिक एनर्जी विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न होती है। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट ऐसे एमसीक्यूज अभी आपको मिलेंगे, आपको इसको नोट करना है, बस सुनते रहिए। नेक्स्ट दूसरा है स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, यानी पोटेंशियल। किसी के कार्य करने की क्षमता ही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु के स्थान या स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा ही हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है ऊंचाई पर स्थित वस्तु या दबा हुआ स्प्रिंग। ठीक, यानी उसका कार्य करने की जितनी ही, माने ये अगर ये स्प्रिंग है, अगर ये दबा हुआ है, इसको ओपन कर दिया जाए तो ऐसे बन जाएगा, इसको जितना ये प्रेस किया है, यही इसका एग्जाम्पल है। ठीक, कि ये इतना प्रेस हो सकता है, इसका काम यही है। स्थिर ऊर्जा, यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु के स्थान के कारण उसमें निहित होती है। मान लीजिए किसी वस्तु की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई से ऊपर ठहराया गया तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्प्रिंग घड़ी की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग घड़ी के कांटों को चलाने के लिए किया जाता है। पूछता है स्प्रिंग घड़ी में क्या लगा होता है, कौन सी ऊर्जा निहित होती है स्प्रिंग ऊर्जा में, तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या कोई नहीं, या दोनों। तो हमें ऑप्शन लगाना है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा नहीं लगाना है। तो स्प्रिंग घड़ी में कौन सी ऊर्जा काम करती है, तो स्थितिज ऊर्जा काम करती है। नेक्स्ट, बांधों में स्थित पानी की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग टरबाइन जल चक्र को घुमाने के लिए किया जाता है, जिसमें जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पूछता है बांधों में को उपयोग करने, बांधों में पानी को रोकने के लिए कौन सी ऊर्जा होती है, तो वहाँ पे हम स्थितिज ऊर्जा उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है संरक्षी असंरक्षी, यानी असंरक्षी गैर संरक्षी बल व संरक्षी बल। कंजर्वेशन नॉन कंजर्वेशन फोर्स क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन कंजर्वेशन को। संरक्षी बल के विपरीत माना जाता है, ठीक, नॉन कंजर्वेशन। गुरुत्वाकर्षण बल, वस्तु ऊर्जा, अशुद्धि, या छोड़ दीजिए इसको। ऊर्जा का संरक्षण नियम देखिए, इसको छोड़िए यहाँ पे। ऊर्जा का संरक्षण नियम, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती, बस इसके केवल एक दूसरे स्वरूप में परिवर्तित की जा सकती है। इसका रूपांतरण कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, उष्मा ऊर्जा
ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है, यानी ऊष्मा इंजन हीट एनर्जी में रूपांतरित किया जाता है। ठीक, ये है इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, यूपी पेट 2026 में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक, तो अच्छे से रिवाइज कीजिए फटाफट। सबसे पहले ऊर्जा के रूपांतरण, कैसे रूपांतरण होता है देखिए। बिजली का बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जलती हुई मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। गिटार बजाना यांत्रिक ऊर्जा होती है गिटार में, ये कैसे ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मोमबत्ती यानी कैंडल्स रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। आपने देखा होगा श्योर, मोमबत्ती जब जलती है तो एक रासायनिक रहता है, उसमें जलने के बाद क्या होता है, प्रकाश में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग फटाफट रिवाइज कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, ये P यानी शक्ति, फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं, एक बार रिकॉल हो जाएगा। P शक्ति वाट होता है, W वाट न्यूटन होता है इसका मात्रक, H ऊंचाई मीटर होता है, T यानी समय से डिनोट समय, T समय सेकंड होता है। ठीक, M द्रव्यमान यानी किलोग्राम, G गुरुत्वीय त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, H ऊंचाई इसका मात्रक मीटर, S विस्थापन, S को विस्थापन से डिनोट करते हैं, दूरी यानी मीटर। ठीक, ये सब हम बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ध्वनि, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। चलते हैं कुछ एमसीक्यूज लगाते हैं। ठीक, टॉप एमसीक्यूज देखिए यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसका आंसर जो है आप कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके विस्थापन के लंबवत हो, किसके, ठीक है, उसके लंब इसके विस्थापन के लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा। अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, ऋणात्मक। देखो मैंने अभी बताया था ना, इसका नियम है ये, इसको बताइए और इसका आंसर बताइए। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके विस्थापन के लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लगाइए। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके विस्थापन के लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। इसका आंसर ये है। ठीक है, तो 0। ठीक, ये सिलेबस से आउट था इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। तीसरा क्वेश्चन लगाइए। एक लिफ्ट एक लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही है, इस स्थिति में मोटर द्वारा शक्ति का उपयोग मुख्यतः किसके विरुद्ध होता है। जड़त्व के, गुरुत्वाकर्षण के, अभिकेंद्र बल के या अपकेंद्र बल के। एक लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही है, इस स्थिति में मोटर द्वारा शक्ति का उपयोग मुख्यतः किसके विरुद्ध होता है। तो होता है अभिकेंद्र बल के कारण। ठीक, फोर्थ आंसर, यदि किसी मशीन का दक्षता 80% है तो इसका अर्थ क्या है। आउटपुट शक्ति बराबर इनपुट शक्ति, आउटपुट शक्ति या इनपुट शक्ति का 80% है, इनपुट शक्ति या आउटपुट शक्ति का 80% है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आउटपुट शक्ति इनपुट शक्ति का 80%, यानी आपने जितना काम किया उसका उतना ही आउटपुट मुझे मिला। अगर आप 10% काम कर रहे हैं तो 10% हमको इसका कार्य देखने को मिला, यानी आप 10% किसी वस्तु को बल लगा रहे हो, 10% ही उसने मूव किया। अगर 9 करता तो ये 80% इसका मतलब नहीं था। ठीक है, दक्षता 80 है तो 80 ही निकलेगा। नेक्स्ट है, फटाफट देखिए। ठीक है, किस स्थिति में किस वस्तु का कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। केवल घर्षण में, केवल गुरुत्व बल कार्य करे, बाहरी कार्य बल करे, व प्रतिरोध उपस्थित हो। तो हमारा हो जाएगा केवल गुरुत्व बल कार्य करे तब हमारी यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। ठीक, नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। सबसे पहले ये लिखिए कमेंट में सदिश राशि होता क्या है। इसका एग्जांपल हमने ट्रिक में बताया था, ट्रिक भी नोट कीजिए
उसके बाद ऑप्शन बताइए, कार्य, ऊर्जा, शक्ति या बल, कौन सी सदिश राशि है? तो हमारा बल क्या है? एक सदिश राशि। आज हम नहीं बताया एमसीक्यूज में, उसमें थ्योरी में। ठीक, तो यूपी पेट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चल रहा है ऑफ सीरीज। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड पे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कीजिए। इस बार हम सोच रहे हैं यूपी पेट में कम से कम 10 से 12 पोस्ट इस बार आनी है, और 10,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलने जा रही है यूपी पेट 2026 के माध्यम, क्योंकि इलेक्शन है। ठीक है, तो वैकेंसी आपको देखने को मिली अलग अलग पोस्ट में, 10,000 प्लस है वो फ्रेंड। ठीक, और मेरा स्कोर अगर आप पूछेंगे यूपी पेट 2025 में, तो लगभग आपके 85 प्लस था मेरा स्कोर। ठीक। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का संवेग स्थिर है तो उस पर परिणामी बल होगा। 7B शून्य है। 8वां, तरंग में ऊर्जा का संचरण होता है परंतु किसका नहीं? द्रव्यमान, ऊर्जा, आवृत्ति, आयाम, किसका नहीं होता है? द्रव्यमान का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरंग में ऊर्जा संचरण होता है परंतु किसका नहीं? द्रव्यमान का नहीं होता है ऊर्जा संचरण। ध्वनि तरंग किस प्रकार की गति है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत, स्थिर। तो हमारा अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। 10वां क्वेश्चन, यदि किसी माध्यम में तरंग की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो तथा वेग स्थिर रहे तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? दोगुना, आधा, परिवर्तित, 4 गुना। तो हमारा आधा हो जाएगा। 11वां, एक वस्तु समान वृत्तीय गति कर रहा है, उनका परिणाम स्थिर रहता है, वेग, त्वरण, चाल, संवेग। हमारा चाल समान रहता है। क्यों? क्योंकि कह ही रहा है वृत्तीय गति कर रहा है, तो अगर वृत्तीय गति कर रहा है तो यानी एक समान चाल चल रहा है, उसका परिणाम हमेशा क्या रहेगा? चाल कहलाता है। ठीक, तो आज तक बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। बाकी इसके बचे हुए जो क्वेश्चन है 30, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे रहे हैं बस। ठीक है, तो आप लोग बस यहाँ तक देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वीडियो में हम आपको इसके आगे के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा देंगे। आप वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ठीक, जय हिंद।